which I'm just announcing today for the first time, that we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. अब उसके कारण सारे विश्व में कीमत बढ़ गई है कि सरकार पूरी तरह से फेल कर गई। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी उसने अब पूरी दुनिया के लिए सरदर्द पैदा कर दिया और पहले से ज्यादा कर दिया। 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद भी जंग जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका को लगता है कि वो ईरान पर हमले कर करके दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान को पता नहीं कहां से खाद पानी मिल जाता है और अमेरिका को बराबर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका ने जब ईरान के कई ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, तो उसके बाद जवाब में ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिर गया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर एक कहावत पूरी तरह से पिट बैठती है कि न तुम जीते न हम हारे। ईरान एक तरह से अमेरिका के ऊपर मानसिक दबाव बनाना चाहता है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका से कम नहीं है। ईरान अब पूरी दुनिया के सामने कूटनीति के मामले में खुद को बेहतर साबित करने पर तुला हुआ है। कुछ दिनों पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमले किए और उसके बाद इजराइल ने उन हमलों का जवाब देने की कोशिश की, तो अमेरिका ने इजराइल पर रोक लगा दी। एक तरह से ईरान ने साबित कर दिया कि वो इजराइल पर अपनी मनमर्जी से कभी भी हमले कर सकता है, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर सकता। अगर इजराइल और अमेरिका को हमला करना भी है तो हमले के पहले 100 बार सोचना होगा। यही वजह है कि जब अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो बदले में ईरान ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया और अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने जॉर्डन और कतर के इलाकों में भी जहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, वहां भी ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने दावा किया है कि अमेरिका के ताजा हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकर्स और व्यावसायिक जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि होर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़ने लगा। होर्मुज बंद के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में 2% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर सी बात है कि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई फिर से अपने पैर पसारेगी। हालांकि युद्ध रोकने के लिए कई देश पहल भी कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और ईरान से युद्ध रोकने के लिए बात की है। इसके साथ ही कतर का दावा है कि उसने भी युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि मिडिल ईस्ट गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। बीते कुछ दिनों में हमले बढ़े हैं, युद्ध विराम कमजोर पड़ा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान में जो तनातनी है, युद्ध विराम को लेकर कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना यह है कि मिडिल ईस्ट में अचानक जो नई अशांति पैदा हुई है, उस संकट को कैसे दूर किया गया है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि यह युद्ध कभी चलेगा या नहीं रुकेगा, या इस चलते हुए युद्ध के बीच में कोई रास्ता निकलेगा। चलते चलते यह युद्ध दुनिया को किस छोर पर लेकर के जाएगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और उसके बीच में अगर यह युद्ध नहीं रुकता है तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जहां के अर्थव्यवस्थाओं पर फर्क पड़ेगा और उसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। किसका फायदा किसका नुकसान, लेकिन उससे पहले जो बयान आज दिन भर सुर्खियों में रहे, एक नजर उस पर डालते हैं।
वैसे एक ही बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो भारत के सामने है, वेस्ट एशिया की क्राइसिस, यानी आप जानते हैं कि इजराइल और ये ईरान और यूएस, यह सब सारा जो युद्ध चल रहा है इस समय, यह केवल उन देशों के लिए संकट पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि सारे विश्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। आप ये कहेंगे कैसे? दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन देशों में 30%, 35%, 40%, 45% महंगाई बढ़ गई। जिन देशों का युद्ध नहीं हो रहा है उनकी भी महंगाई बढ़ गई। कारण सारी ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यह सब सारी चीजों, स्टेट ऑफ हार्मोज, ऐसे ही एक दो और शेडल्स हैं जहां पे होती रहती है, वहां संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। वो सब सारी चीजें चल नहीं पा रही है। कुकिंग गैस जो हम प्रयोग करते हैं, पाइपलाइन गैस, यह सब अब उसके कारण सारे विश्व में कीमत बढ़ गई। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए, उनको बधाई हमको देना चाहिए। करिश्माई काम किया है, कहीं 40% कीमत बढ़ी है, लेकिन भारत में 9 के बराबर बढ़ी है। टोटल महंगाई देखा जाए भारत में 3.2% या 3.3%। आज विश्व में जिस प्रकार से एक हम हर क्षेत्र में चुनौती देख रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रही है, मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रही है, इस पर भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस पर, हमारे सप्लाई चेन्स पर, इस परिस्थिति में हर चुनौती को एक अवसर के रूप में कन्वर्ट करना, ये मैं मानता हूं मोदी जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है, और इसलिए मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से और एक बार बधाई देता हूं। तो इस समय जो कह करके वो आए थे, आज बिल्कुल उसकी विपरीत स्थिति में देश को इन्होंने पहुंचा दिया है। और इसीलिए जो कल तक मोदी जी के प्रशंसक थे ऐसे तमाम अर्थशास्त्री, वो भी आज इस पर हैरान है कि चुनाव तो जीत रहे हैं एसआईआर करके, ईवीएम के जरिए, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके चुनाव जीत जा रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और देश का पूरा जो प्रशासन है, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि देश में हम अच्छे दिन लाएंगे और जबरदस्त ढंग से हमारी सरकार जो है जनता के हित के लिए काम करेगी, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जितने लोग उतनी तरह की बातें, जितनी विचारधाराएं उतने तरीके के विचार, लेकिन जो सामने से दिखता है उस हकीकत को चाहे हम हो या आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सच्चाई यही है कि दुनिया इस समय एक नहीं 2 मोर्चों पर लगातार युद्ध की विभीषिका झेल रही है। इधर ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में उलझे हुए हैं, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी चपेट में है और उसकी वजह से दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तेल और गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन भी पिछले कई साल से युद्ध में उलझे हुए हैं। इनका संघर्ष विराम भी होता नहीं दिख रहा है। यहां संघर्ष विराम हुआ, लेकिन वो विराम कब राम हो गया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। हम आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर इस युद्ध से किसको क्या मिल रहा है और दुनिया क्या खो रही है। संजय सिंह जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं। कमांडर भूषण दीवान जी हैं, आप भी सेना से हैं और अमेरिकी एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे अमेरिकी सेना के बारे में, उसकी ताकत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश कांत शुक्ला जी हैं हमारे साथ में, अर्थशास्त्री हैं। जाकिर हुसैन जी हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जाकिर साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जो दुनिया में अपने दादागिरी को या अपने वर्चस्व को स्थापित रखना चाहता है या लोगों पर एक अपना प्रभाव जमाए रखना चाहता है, अमेरिका जैसे देश अक्सर इस तरीके की स्थितियों में नहीं फंसते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने गलत बयाना ले लिया, और सिर्फ बयाना गलत लिया ऐसा नहीं है, ये उसके लिए फायदे का सौदा होता जा रहा है, बाकी दुनिया के लिए नुकसान का सौदा होता जा रहा है। और ईरान, जिसने एक दौर में एक सभ्यता को नष्ट होते हुए देखा था, आज
वो दोबारा उसी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि जब तक ये युद्ध खत्म होगा तब तक शायद ईरान में कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि ईरान में कुछ बचेगा नहीं। ईरान एक शक्ति के रूप में उभर चुका है, इस बात को मानना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि अमेरिका जो है दो चीजों को नहीं समझ पाया। नंबर एक ये है कि अब तक वो हमेशा जो है अपनी ताकत के बल पर ही सारी फॉरेन पॉलिसी चलाता रहा, चाहे जहां भी रहा हो। 1947 के बाद से ये ताकत के बेस पे ही, गन बोट डिप्लोमेसी के बेस पे ही चलता रहा। पहली तो ये गलती किया इसने। दूसरी गलती उसने ये किया कि बदलते हुए जो ग्लोबल ऑर्डर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, नई शक्तियां उभर के आई हैं, चाइना रशिया का जो अलायंस है, इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इसको वो समझ नहीं पाया था। और वो ईरान अपनी लड़ाई नहीं, इजराइल की लड़ाई लड़ने यहां पे चला आया, जो कि कम आका था, और 20वीं सेंचुरी की अपनी मिलिट्री पावर को लेकर 21st सेंचुरी की वारफेयर और मिलिट्री प्लेटफॉर्म से लड़ गया। तो यहां पे आप जब देखिए कि ईरान जिस तरीके से ड्रोन मिसाइल्स का यूज करके ना सिर्फ अमेरिका को डिस्ट्रॉय किया, उनके बेसिस को 18 बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गल्फ कंट्रीज में, बल्कि डायरेक्टली जो है इजराइल में भी जाके उनके आयरन डोम और सबको तहस नहस कर दिया। जिस तरीके की तबाही आई थी शायद इजराइल भी नहीं सोच सकता था। तो अब दूसरी चरण में यह आता, 100 दिन से ज्यादा लड़ाई हो चुकी है, अमेरिका की अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। दूसरे चरण में यह अब आ रहा है कि अमेरिका फिर दबाव डाल रहा है, और ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ दुनिया जा रही है। इसका खमियाजा दुनिया भुगतने को तैयार है। अल जजीरा ने अभी जो स्टडी किया उसमें दिखाया कि 150 कंट्रीज ऑयल की प्राइस में राइज हुआ है, वो सफर कर रही है, और उसमें 1 बिलियन पॉपुलेशन जो पॉवर्टी के नीचे है, वो जो $3 प्रतिदिन कमाती है, उसके ऊपर सबसे बड़ा भार पड़ा है। अगर हम अपनी कंट्री को लेके देखें तो 80 से 90% ऑयल और 60% से ऊपर जो है वो गैस खरीदती है, और 90% इसी रीजन से आता है और 60% भी इसी रीजन से आता है। तो प्राइस जो है स्केलेट करती जा रही है, और लगातार हम देख रहे हैं हर हफ्ते 2-3 बार हम करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, ना कि पॉलिसी फेलियोर है। कहां तक कोई जो है रिजर्व स्टॉक बना के रखेगा। अमेरिका का भी 100 मिलियन बैरल जो रिजर्व स्टॉक है वो भी खत्म होने के कगार पे, क्योंकि वो ऑयल निकाल के प्राइस को स्टेबलाइज कर रहा है। चाइना के सामने भी क्राइसिस आ रही है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ईरान बहुत बड़ा लूजर है, बल्कि ईरान ने जिस तरीके से लेबनान वार को अपनी वार बना लिया, उस तरीके से अटैक किया, इससे लग रहा है कि लड़ाई जो मेरा अपना अंदाजा है 12 से 18 महीना चलेगी लड़ाई ये, और उसमें इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका को यहां से वियतनाम वार की तरह वापस जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी ट्रंप समझ ले ये बेहतर होगा। सारी दुनिया इसका खमियाजा पे कर रही है। ठीक है जाकिर साहब, आपने अपनी बात को बहुत ही मजबूती के साथ में रखा है, और शायद ये बात आपको समझने में थोड़ी सी हमें लग रहा है कि मेरे सवाल में कुछ हो सकता है ऐसा रहा हो, क्योंकि शब्द अपना प्रभाव बहुत अलग तरीके से छोड़ते हैं। मैंने ईरान को कमजोर कहीं से नहीं कहा था, बल्कि मैं तो उस दिशा में ले जा रहा था, जैसे महाकवि बिहारी ने कहा है ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ईरान की स्थिति वही है। उसको किसी ने बहुत छोटा समझा था, लेकिन अब जो घाव दे रहा है वो बहुत गंभीर है। लेकिन ईरान अपनी तरह से दुनिया में जिस तरीके की सभ्यता के लिए जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा फर्क नहीं होगा कि दुनिया परेशान है कि नहीं है, लेकिन ईरान का दिल इस बात के लिए जरूर धड़कता होगा कि यार हमारी वजह से या हमारे जो कारनामे हैं या जिस तरीके के आरोप लगे हैं उससे दुनिया एक मुसीबत में पड़ गई, और उसको हमने नहीं मुसीबत में डाला, डालने वाला अमेरिका है। मैं ये आपसे बात कहना चाह रहा था। हमारे साथ में एक और खास मेहमान है, अकीबा जी जुड़ी हैं, इजराइल का प्रतिनिधित्व करेंगी। अकीबा जी हैं हमारे साथ में, इजराइल का पक्ष रखेंगे। भाषा चूंकि अंग्रेजी और इजरायली इन्हें समझ में आती है, इसलिए मैं अंग्रेजी में सवाल रखूंगा। सो वेलकम टू आज की खबर। अकीबा जी, what is the stand now of Israel as this war is going on? Right now, Israel is in a tense, what we should probably refer to as a ceasefire with Iran.
hoping that the 12-hour war was really just an anomaly, although the thought is that at some point here the war will probably renew itself. We are on constant watch, and we very much following every Trump administration message coming out, knowing that the probability of needing to again start up with Iran and make sure they do not reach nuclear powers is very much apparent. And so Israel, you can define it as tense but prepared. As Israel is also in the war, America wants to hold this war. But this is a message that Israel is not ready for that. I think Israel is prepared to renew whenever needed. Obviously, we are working closely, the Israeli government that is, working very closely with the Trump administration to make sure that all attacks and all responses are not hurting the negotiation in the long term and the bigger picture, obviously. But Israel has its interests, and its clear interest is that Iran never reach nuclear capability. And so if need be, we are prepared to defend ourselves against this threat that has been threatening the free world for years, over years. The Trump administration and the Israeli government usually see eye to eye. As Vice President Vance said quite clearly in a press conference a few days ago, our interests are often aligned, but at the end, each one of us has our own individual interests. And so Israel's top priority is guaranteeing the safety and security of its people and its borders. And as long as Iran keeps on threatening Israel with its proxies in Yemen and in Lebanon, Israel will have to defend itself. And we hope that President Trump is on our side once we have to do that. As of now, there are still threats in the northern part of Israel from Hezbollah who haven't ceased from their attacks. It's been quieter, yes, but they haven't completely ceased their activities. And we know that they're being tied to the Iran deal. And I'm not sure that's the right thing to do, seeing it's a terrorist entity taking over the Lebanese country. We understand that Lebanon is seeking towards working with Israel, but Hezbollah is not. With these facts in mind, Israel will continue to work hard to secure its borders, and whether or not the United States is willing to back us on these endeavors, Israel has its priority to its people first. Okay, Akiva, I will appreciate you for joining us, and I'll request you to please stay with us. This debate is going on, so listen to everyone. I will come with some other questions also. Sure. हमारे साथ में कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इजराइल की भी बात आपने सुनी और ईरान की तरफ से जाकिर साहब ने जो बात रखी उसको भी हमने समझने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों देश हैं कम से कम अपनी अपनी जगह से डिगने को नहीं तैयार हैं, और ऐसे में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आपको लगता है कि ये कितने दिन तक या किस तरीके की ओर ये युद्ध जा रहा है? शेख साहब, देखिए, ऐसा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है तो उसमें नहीं लगता है कि इमीडिएटली जो है निकट भविष्य के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। दोनों पार्टीज, ईरान है जहां अमेरिका है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल जो है उनकी बातचीत भी हो रही है, जिस प्रकार का कि डोनाल्ड ट्रंप साहब टाइम टू टाइम जो है क्लेम करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय आ रही है कि दोनों पार्टीज जो हैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं। अमेरिका अपने होम कंस्टिट्यूएंसी के अंदर स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं और एज वेल एज वो एक वर्ल्ड को भी मैसेज देना चाहते हैं, हालांकि उनकी काफी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान भी अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहता, वो किसी भी हालत के अंदर ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता है कि वो अमेरिका के आगे सरेंडर कर गया। अब बात आ जाती है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है परमाणु बम
ना बना सके और एनरिच यूरेनियम जो है वो हैंड ओवर कर दे, और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे। ये है बेसिक 3 प्रॉब्लम। उसकी तरफ ईरान जो कहता है, ईरान ने हालांकि कई बार पब्लिकली कहा है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो परमाणु बम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एनरिच यूरेनियम को जो है किसी भी हालत के अंदर जो है वो अमेरिका को हैंडओवर नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जितनी सैंक्शन लगाई हुई हैं या जो हमारे फंड्स को फ्रीज किए हुए हैं वो आप खोलिए। और फाइनली जो अभी तक की बातचीत या जिससे आता है, वो चाहते हैं कि हमें एक सॉलिड सिक्योरिटी गारंटी मिले कि आने वाले दिनों के अंदर इजराइल या अमेरिका हमारे ऊपर हमला ना करे। ये कुछ पॉइंट्स ईरान के हैं, कुछ अमेरिका के हैं। लेकिन स्थिति जो है, दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी भी हालत के अंदर जो हैं कोई वाया मीडिया निकालने की जरूरत को नहीं समझ रही। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो इनके मीडिएटर हैं पाकिस्तान है। पाकिस्तान देखिए साहब, जो मध्यस्थता करता है, या आप कह लीजिए कि जिस प्रकार से वो संदेशों का आदान प्रदान कर रहा, उस कंट्री की खुद की आप आर्थिक स्थिति देखिए, उसकी मिलिट्री पावर देखिए और उसका स्टेटस देखिए वर्ल्ड के अंदर, वो आज की तारीख के अंदर किसी भी हालत में इस पोजीशन में नहीं है कि वो दोनों पार्टी के ऊपर कुछ सजेस्ट कर सके या अपना इन्फ्लुएंस बना सके। दूसरा, ईरान को किसी भी यार्डस्टिक लगा लीजिए, ईरान को पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। जिस प्रकार जैसे कि जिस दिन पहली बार जो है ईरान का डेलीगेशन जब इस्लामाबाद पहुंचा, तो उसी रात को पाकिस्तान ने अपने 13,000 सैनिक और कुछ फाइटर जेट जो है वह सऊदी अरेबिया के अंदर डिप्लॉय करा दिए। तो अब ईरान कैसे भरोसा कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर कि क्या वो उनकी ठीक है भरोसा, ठीक है दिनेश साहब, आपने जो बात कही भरोसा, तो अमेरिका भी पाकिस्तान पे नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी पता चला कि ईरान के बहुत सारे ड्रोन और उनके जहाज वो पाकिस्तान ने अपने हैंगर्स में खड़े कर रखे थे। मैं अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कमांडर भूषण दीवान जी हैं, और अमेरिका की जिस तरीके की युद्ध नीति रहती है, उसके पास जिस तरीके के हथियार हैं, उनको लेकर के और उसकी सोच को लेकर के आज इस चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे। दीवान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अमेरिका आमतौर पर बड़े हमले करता है और 4 से 5 दिन, जैसा उसने ईरान के साथ में भी सोचा था कि अपने हिस्से की लड़ाई लड़के जीत के और वो वापस निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये अमेरिका के लिए एक ट्रैप था जिसमें वो फंस गया, या फिर ईरान ने जो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड प्रदर्शन किया उसमें फंस गया, या फिर आपको लग रहा है कि अमेरिका चूंकि फाइनेंशियल्स अपने मजबूत करना चाहता है, उस लिहाज से उसको वैसी ही सरकार चाहिए जैसे उसने वियतनाम में या दुनिया के कई अन्य देशों में अपने सैन्य ताकत के बल पर स्थापित की? शेखर जी, वियतनाम में तो बुरी तरह मार खा के निकला है, अफगानिस्तान में मार खा के निकला है। एक इराक सक्सेस स्टोरी रही है। सक्सेस क्या है? वो इराक पे हावी हो गए, इतना ही। सक्सेस स्टोरी तो नहीं, इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, दुनिया को तबाह करते आए हैं। 800 मिलिट्री बेसेस इनके पास है। अमेरिका एक टेररिस्ट कंट्री है, मैं साफ कह रहा हूं। 800 मिलिट्री बेसेस दुनिया में, ये कोई टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं है। CIA का काम है हर जगह तख्ता पलटना, और तख्ता पलटने में कामयाब रहे हैं। रेड इंडियंस को मारा है एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड ने, ऑस्ट्रेलिया में मारा है लोकल्स को, न्यूजीलैंड में मारा है, और नॉर्थ साउथ अमेरिका में मारा है, हर जगह हो रहा है। ये ईरान ने इनको शीशा दिखाया है, इनको देखा है मुखौटा अपना, तुम क्या कर रहे हो। ये जो कर रहे हैं ये फंस गए हैं, और ये एकदम बिना तैयारी के आए हैं। देखिए, इतनी बड़ी CIA, इतनी बड़ी मोसाद, इनको आंकलन नहीं था, ये फंस जाएंगे, दलदल में फंस रहे हैं। अभी क्या है, अगर ग्राउंड फोर्सेस भेजते हैं चीज को बढ़ाने के लिए, पक्का वियतनाम वाली बात हो जाएगी, चुन चुन के मारे जाएंगे अमेरिकन सोल्जर्स। और अगर नहीं भेजते इस टाइप की लड़ाई, और आपको मैं एक एंगल और दे दूं, इनकी जो टोमाक मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, पेट्रियट मिसाइल्स है अमेरिका की, वो खाली 80 या 100 रह गई है। इन्होंने ईरानियन ड्रोन को मारने के लिए $10,000 का आता है, $10,000 के सामने $2 मिलियन, 200 गुना ज्यादा क्रॉस से उन्होंने ड्रोन ईरान के गिराए हैं। ये खत्म हो गया जखीरा इनका, और जब जखीरा खत्म हो, इसको बनाने में 3-4 साल लगेंगे, नहीं बना पाएंगे। एक चीज ये ईरान को पता है,
और सेकंड चीज, ईरान में जो यूएसए में ठीक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट तो कई जो रेजोल्यूशन जो कांग्रेस पास करती है, कांग्रेस मतलब जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा, उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, उनको वीटो भी कर सकते हैं। पर क्या है, जैसे लोकसभा का फाइनेंशियल पावर्स होती है, वीटो क्या करेंगे आपको मालूम है, लोअर हाउस ने कर दिया है कि मिस्टर ट्रम्प आप लड़ाई नहीं बढ़ाएंगे। अब वो जाएगा सेनेट में, अब राज्यसभा में एक किस्म से, और वो भी कह सकते हैं रिपब्लिकन ने नहीं सपोर्ट किया मत बढ़ाओ, वो जाएगा अपर हाउस में और वहां भी कह सकते हैं कि ट्रम्प और लड़ाई मत करो, फिर भी वीटो कर सकते हैं। वीटो के बाद वीटो से काम खत्म नहीं होता है। क्यों? लड़ाई के लिए जो पैसा चाहिए बहुत, इनको जखीरा दोबारा बनाने के लिए एपिक फ्यूरी फेज 2 करने के लिए इतना पैसा कांग्रेस अप्रूव नहीं करेगी तो ये नहीं लड़ सकते। तो ये क्या जो काम कर रहे हैं ये ईरान को पता है, इसलिए ईरान फ्रंट फुट में खेल रहा है। एक दागते हैं साउथ ईरान पे, वो इनके अमेरिकन बेसिस उड़ा देते हैं। तो ये हार रहे हैं और ये जानते नहीं कैसे निकले। तो ये तो देखिए खतरनाक काम है। आप बड़े बड़े वॉर्स जो हुए ऐसे देखिए क्या होता है, ये छोटी मोटी गुत्था नहीं रह जाएगी। मिस कैलकुलेशन, गलत फहमी में छोटा सा अटैक ईरान करे अपनी स्वॉर्म बोट से, अमेरिका सोचे बड़ा अटैक हो रहा है और कोई लोकल कमांडर जोर से अटैक कर दे, वॉर बढ़ जाएगा तो अमेरिकन वॉरशिप भी डूबेगी। ईरान तो खत्म हो चुका है लगभग, फिर भी लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। जब अमेरिका को इतना भारी नुकसान हो जाएगा अगर, तो अमेरिका जो है बहुत खतरनाक काम लेगा, इंतकाम लेगा और लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। तो ये समझते नहीं है और ये वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए भी लड़ाई बढ़ जाए और हम अपनी पूरी पावर दिखाएं। ये बिल्कुल गलत काम है। यूएनओ में रेजोल्यूशन आना चाहिए। हमारे इंडियन सीमन मर गए, हालांकि वो इंडियन फ्लैग वेसल पे नहीं थे, वो पलाऊ फ्लैग वेसल में थे, मर गए। यूएनओ में रेजोल्यूशन हम डाले, इंडिया डाले, भाई आपने निहत्ते भारतीयों को क्यों मारा? और वो कहां मारा? गल्फ ओमन में। कई चीजें हो रही, ये भी हो रहा है गल्फ ओमन में, हॉर्मुज में नहीं। तो मतलब ये है कि ये हारने वाले हैं। 14 महीने तो लड़ाई में नहीं समझता लगेगी चलेगी। आदरणीय सिंह साहब ने कुछ कहा, मैं नहीं मानता हूं, 2-3 दिन तो और चलेगी, पर ये एक मिसकैलकुलेशन हो गई तो लंबी चलेगी। मिसकैलकुलेशन क्या? एक डिस्प्रोपोर्शनल अटैक ईरान कर सकता है और इस सब चीज में देख लीजिए चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ईरान को दनादन सपोर्ट कर रहे हैं। और जब सीज फायर हुआ है 18-20 दिन का, उसमें ईरान ने जखीरा फिर खड़ा कर दिया है, प्रोडक्शन फैसिलिटी अपनी फिर बढ़ा ली है और अभी वो आ रहे हैं अमेरिकन ड्रोन को यूज करने। पर ड्रोन MQ-4 $4 मिलियन के 40 करोड़ का जो है वो ड्रोन, उसको भी मार गिरा ईरान ने। तो ये तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, ईरान का ये काम है। तो कैसे अमेरिका लड़ेगा इतनी दूर से आके? और अगर ग्राउंड फोर्सेस भेज दी तबाही हो जाएगी अमेरिका की। ठीक है कमांडर साहब, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और चर्चा में। दिनेश जी से जरा पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके की स्थिति है दिनेश जी, उसमें अमेरिका अपनी तरह से, मतलब युद्ध में उसकी क्या स्थिति है वो एक चीज है, लेकिन अपनी इकोनॉमी, यानी उसको अगर तेल बेचना है, उसको अपनी GDP बढ़ानी है, उन चीजों में हम आंकड़ों में देखते हैं तो कागज पर वो बढ़ी हुई हमें नजर आती। दूसरी तरफ दुनिया के साथ साथ भारत, तेल का दाम तय है कि कुछ दिनों में फिर बढ़ेगा, गैस का दाम फिर बढ़ेगा, और हमारे यहां जिस तरीके की स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री की अपील है वो अपनी जगह पे सच साबित होगी नहीं होगी वो तो अपनी जगह, लेकिन आम आदमी का हाथ ज्यादा टाइट होने वाला है। अनम्यूट कर दीजिए। अगर मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखूं तो पूरी की पूरी लड़ाई तो मुझे संसाधनों की लड़ाई दिखती है। आज वर्ल्ड में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो सब कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रही हैं। आज इन संदेह कि आज जो टेक्नोलॉजी के युग में अमेरिका टेक्नोलॉजी में तो काफी आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और एक चीज है, उनकी निर्भरता भी अब कोल पर, ऑयल पे बहुत कम हो रही है, और है भी तो उनके पास ऑयल सफिशिएंट है। तो मुझे लगता है ये भी एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया, चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और यूएस गवर्नमेंट ने वहां पर उन्होंने सोचा कि अगर इनका जो बेसिक है
पेट्रो क्यों हमारी जितनी भी निर्भरता है वो सारी की सारी पेट्रो प्रोडक्ट्स पे है, ऑयल पे है, इसके अलावा सप्लाई चेन पे है। वो सारी सप्लाई चेन्स जहां मिडिल ईस्ट से निकल रही थी। तो अगर आप देखिए सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से प्रभावित कोई इकोनॉमी है तो मेरे ख्याल से भारत अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो लड़ाई का मुद्दा अलग है। और देखिए एक पुरानी कहावत कही जाती है कि पैसे वाले का पैसा जाता है, गरीब की जान जाती है। तो ये लड़ाई अगर आप देखिए, ये लड़ाई तो जिस दिन अमेरिका चाहता हो लड़ता है, जब वो पीछे हट जाता है तो लड़ाई बंद हो जाती है। तो आप अगर पूरी तरह से देखें तो हमारे जितने भी आप देखिए इंडस्ट्रीज के देखिए, हमारे जितने भी रॉ मटेरियल के दाम हैं इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर ये लड़ाई चली तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान होना है तो मेरे ख्याल से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर ही आना है। लेकिन सरकार बहुत अच्छी ढंग से इसको निपट रही है और उन्होंने काफी इसके लिए चीजें भी कर रखी हैं, काफी उसके लिए उन्होंने ऑयल भी स्टोर कर रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आर्थिक का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इंडिया पे आ रहा है इससे हम लेसन लेंगे और धीरे धीरे ऑयल से निकल के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर हम दिमाग लगाएंगे। और एक चीज और भी है, आप देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है एटम एनर्जी के ऊपर, एटम का उपयोग हम जहाज बम बनाने में तो कर रहे हैं, हम बिजली बनाने में क्यों नहीं कर रहे हैं? एटम का इस्तेमाल हम और जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमें ये सब भी करना पड़ेगा। ये भी यहाँ से मेरे ख्याल से इस युद्ध के बाद एक नई क्रांति होगी और क्रांति दिमाग में आएगी और वो है टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की। तो एक बहुत बड़ा कदम है। जहां तक आपने लड़ाई की बात की, एक चीज और बहुत अहम मुद्दा है। अगर आप देखिए इस लड़ाई में मुझे तो लगता है कि सारी की लड़ाई की जड़ की आसपास घूम रही है इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई जो है। तो ईरान को तो अमेरिका ने इस लड़ाई में उलझा दिया है और उसके अलावा उनका पर्पस है कि हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क वहां इस पूरे पर्दे में समाप्त किया जा रहा है। और इसके अलावा एक जो डायरेक्ट इनका जो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया और चाइना निकलता उसको ऑयल दे के मात कर रहे हैं। और एक चीज और मजेदार आप देखिए कि पूरी जितनी अर्थव्यवस्था में अमेरिकन डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ रही है। तो ये सारी की लड़ाई अमेरिका। ठीक है दिनेश जी, आपने अपनी बात को रखा है। हम इस चर्चा में, संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। अकीबा जी हमारे साथ इजराइल से जुड़े हैं, उनको जाना है। मैं एक सवाल उनसे लेकर के फिर संजय जी के पास जाता हूं। अकीबा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप विद इंडिया in this war and behind the war? I think the relationship between Israel and India is extraordinary. Benjamin Netanyahu, Prime Minister, is very much in good connection with Prime Minister Modi. He visited here, he spoke in our parliament. I think the bonds that Israel and India have created in recent years are phenomenal and extraordinary on their own merit, especially during this war. We've seen India stand on our side and support us at all times, knowing that India has a lot to lose from siding with Israel. And although everything that we know about the tensions in the region, India has been a very strong supporter, and we thank her for that, and their people, obviously. We see India as a very, very big partner in everything that we do here, whether it's technology, oil, all the different industries here are very much entwined in the Indian industry, and we see them as a partner that we must hold dear to our hearts for years to come because of their efforts during this war, and not only. Bilkul. Akiva, one more thing. India and Iran, these countries have their own relationship from the past of the years, and also Mr. Netanyahu and Mr. Modi both are friends. Israel and India going forward, looking forward, as well as India and Iran both have their own relationship, and here the politicians, especially opposition, wants to maintain the relation with Iran also. So what Israel think about this triangle? Again, as long as our interests are kept, as I said before, when it comes to the United States, same goes for India. Israel has its interest security first. If India is willing to be in the middle between these two partners as an economic partnership, then it's a positive. When it comes to other partnerships which we're not aware of, we need to be very wary of the Iranian government. They seem to be not trustworthy. And to choose Iran over Israel would be a very poor decision, seeing in the direction that each country is going
during this war, Iran has lost its military powers. It's lost a lot of its financial resources, while Israel is thriving. Israel is managing to both protect its people and protect its economy. And I think India needs to look at the bigger picture when it comes to this. We don't object to other countries and their relations. That's their business, and we don't get involved. But when it comes to Israel, I think the Indian government needs to take a good look at their partners and see where each one of them is going for the long term. Do Israel want to mediate India in this war, or you want India is as it is, what they are doing is good for Israel? I think India as a mediator would be a wonderful idea. I think they'd be better than Pakistan. They'd be better than other people who've been involved. I think they'd be much better than France being involved. Obviously, because we've known the French bias for a good amount of years now. India being on our side and being a partner in our efforts would be a positive, I think. And I assume the Israeli government would also embrace that kind of mediation, seeing how many ties we've made with India in recent years, how much we've made successful attempts at economic growth together. I think they'd be a very good mediator. I haven't heard their name come up as an option yet, but they make much more sense to me than Pakistan, France, and other people that were thrown around. Thank you so much, Akiva, for your time and your words. संजय जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बात अभी हमने इस चर्चा में, बाकी सबने भी अपनी अपनी बात कही है, आपने उसको गौर से सुना है, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब यहां पर दो महत्वपूर्ण सवाल हैं मेरी तरफ से। एक तो इजराइल की जो जनता है या इजराइल के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई मीडिएशन की कोशिश होती है तो वो दुनिया के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी बनस्पत इसके कि पाकिस्तान जिस तरीके की कोशिश कर रहा था। एक बात ये। दूसरी चीज, हमारे दर्शक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद इस बात को न जानते हो कि हमारे देश में जब परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमारे सबसे पहले वैज्ञानिकों ने थोरियम से परमाणु ऊर्जा को पैदा करने की कोशिश की थी, जिसे एक समय पर तत्कालीन सरकारों ने बंद करा दिया। तो पूरे के पूरे आधे कचरे बने हुए प्लांट बंद हो गए, मतलब उसमें काम शुरू हो सकता था। संजय जी, मेरे पास मेरे सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है, मैं इसको ऑफिशियली नहीं कह सकता, आप बताइएगा अगर आपके पास कुछ जानकारी हो। मेरे सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की भी इच्छा बीच में जताई है किसी स्तर पर कि थोरियम के वो प्लांट्स और थोरियम से परमाणु ऊर्जा को बनाने का क्रम शुरू किया जाए। जी शेखर जी, आपको और आपके जो पैनलिस्ट हैं बहुत अच्छा बड़ा पैनल बैठा हुआ, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं और बहुत बातें आ चुकी हैं। जहां तक आपने थोरियम की बात की है, वास्तव में थोरियम का तो भंडार है भारत के पास, और जो कलकप्पम में भी जो सेकेंड स्टेज का जो हिंदुस्तान ने किया है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आने वाला समय निश्चित रूप से भारत का ही है शेखर जी। भारत के पास थोरियम का बहुत बड़ा विशाल भंडार है दुनिया का। अब पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किया, अब उसमें बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी का बहुत बड़ा जोर ऊर्जा के क्षेत्र पर है। बगैर ऊर्जा के तो हम बड़ी इकोनॉमी बन नहीं सकते हैं। ऊर्जा की बहुत बड़ी जरूरत है, चाहे वो क्रूड ऑयल के रूप में हो, चाहे हमारे पास सोलर एनर्जी के रूप में हो, चाहे हमारे पास एटॉमिक एनर्जी के रूप में हो। तो आने वाले समय में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। डाटा सेंटर्स बड़े आ रहे हैं, एआई में, सब में तो एनर्जी की जरूरत है। तो सरकार का बहुत बड़ा इस पे, कल प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अपने जो उनका अभिनंदन किया गया है उसमें भाषण में भी बोला है उन्होंने। और जहां तक देखिए बात है कि मीडिएशन की, मोदी जी ऐसे तो जाने वाले नहीं है, कोई हल्के फुल्के नेता है नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं, भारत बहुत बड़ी शक्ति है, मोदी जी बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के नेता हैं, उनका एक बहुत बड़ा ऑरा भी है, वो ऐसे नहीं आगे जाएंगे। जब वो सिचुएशन अमेरिका और ये बड़ी पावर्स कहेंगे कि आइए आप मीडिएट करिए, तो निश्चित रूप से मोदी जी जब मीडिएशन करेंगे तो उसका आउटकम भी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा आएगा। मुझे लगता है इस गेम में
ट्रंप साहब की कुछ गलतियां रही हैं, उनका बड़बोलापन, उनकी इंडिसिसिवनेस, और मुझे लगता है कि ईरान ने उनकी गलतियों को बखूबी रीड किया है। ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका के आगे उसकी कोई ताकत नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ईरान से निपटने के लिए तो इजराइल ही अकेला काफी है। और रही बात अमेरिका को लाने की, तो इजराइल क्या लाया है, उससे ज्यादा तो सऊदी अरब, ये सुन्नी कंट्री परेशान थे ईरान से। जिस तरह का ईरान का जो चल रहा था कि एटम बम और उसके प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, यमन, हूती, ये सब उसने जो बवाल पाल रखे थे, हमास, तो तंग तो सभी थे ईरान से। अब ईरान में जो मुल्ला रिजीम था, जो जिसको अमेरिका चाहते थे रिजीम चेंज में, उसमें वो फेल हो गए। और मैं फिर कहूंगा, ट्रंप साहब का बड़बोलापन, बहुत ज्यादा बोलते हैं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इतना नहीं बोलना चाहिए, बार बार पे कमेंट करना, ये चीजें बहुत हल्केपन की निशानी होती है, ये लीडरशिप की पहचान नहीं होती है। तो कहीं गलती ट्रंप साहब की है, इस मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं। एक बात से मैं बात कंक्लूड कर रहा हूं, अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छी बात कही कि वियतनाम में मुंह की खागी लौटे, अफगानिस्तान में सैंडिनिस्टा गवर्नमेंट निकारागुआ की थी, वहां से मार खा के लौटे थे अमेरिकन। हाँ, यूएसएसआर के खिलाफ इनका अभियान सफल हो गया था, यूएसएसआर को तोड़ दिया इन्होंने, उसमें सफल हो गए। इराक में सफल हुए, लीबिया में सफल हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान ने इन सब चीजों से सबक लिया हुआ था और वो बहुत लंबे समय से इसमें तैयारी में लगा हुआ था ईरान। और उसकी देखिए चतुराई, देखिए उसने इस लड़ाई में अकेले ईरान, अमेरिका पे नहीं, उसने जो ईरान के अमेरिका के बेसिस थे, यूएई, बहरीन, कतर, इन सबको लपेट लिया। ईरान अमेरिका चाहे तो 2-3 दिन में ईरान को निपटा सकता है, लेकिन मुझे लगता है ट्रंप साहब का कुछ और भी इरादा है। वेनेजुएला वाला उनका सीन है दिमाग में। जब इजराइल ने इनके ऑयल उस पे एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया तो वो नाराज हुए, भाई क्यों कर रहे हो। अगर जैसा आज उन्होंने स्टेटमेंट आ रहा है कि आज रात में हम बड़ा हमला करेंगे, खरग आइलैंड पे करेंगे। ईरान भी संकट में है शेखर जी। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, ईरान का पर डे का जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट था 22 लाख बैरल का था और आज घट के 2 लाख बैरल रह गया है। तो अमेरिका चोट तो कर रहा है ईरान के ऊपर, आर्थिक ताकत के रूप में तोड़ रहा है, लेकिन ईरान भी अकेला नहीं, उसके पीछे चीन है, रूस भी है, तो ताकतें तो हैं अमेरिका को नीचे डाउन करने के लिए। ठीक है संजय जी, इन सब चीजों का इम्पैक्ट भारत की जनता पर कितना पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी अभी पिछले मान लीजिए 73-74 दिन तो आपने कंट्रोल करके रखा, कोई दाम नहीं बढ़ा, लेकिन अब लगातार बढ़ रहा है और जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि अब ये तो यहाँ पे तो एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे हैं कि 12-14 महीना आप मान करके चलिए कि कम से कम चलने वाला है। एक्सपर्ट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम सबने सुना हो मोदी जी का जो भाषण था पहला, उन्होंने कहा था कि ये कोरोना जैसी तैयारी हमें, जिसमें कोविड में जो था उस तरह की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका जो कंक्लूजन है जो उन्होंने ड्रॉ किया है, भाई वो बहुत एक्सपर्ट है, उनके पास तमाम सोर्सेज है जानकारी के। तो उनके बातों से लग रहा था कि पहले से ही जानकारी है कि ये वॉर लंबा खींचेगा, ये वॉर लंबा खींचेगा। ठीक है, इसका मतलब अभी हमारे ठीक है, शायद शास्त्री महोदय ने एक बात कही थी, मैं 5-10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये जो बीच में पॉज आया था, ये शायद इजराइल को थोड़ा सा टाइम देने के लिए था कि तुम हिजबुल्लाह को निपटाओ साथ में, मुझे लगता है ऐसा। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। ये दुनिया के अगर टॉप लीडरशिप को इस बात का अंदाजा था कि लड़ाई ज्यादा बड़ी या बड़े दिन तक चलने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हर देश अपनी तरह से तैयारी करके भी बैठा है। दीवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका जिस तरीके की इस जगह पर नीति दुनिया के सामने रख रहा है अपने देश के हिसाब से, उसमें आपको लगता है कि बाकी की दुनिया भी उस तरीके से उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि जितना तेल एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट से अलग अलग देशों में, ये ज्यादा दिन तक दुनिया भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये शायद अमेरिका के लिए एक ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि या तो वो तेलों के दाम को बरकरार रखे, अपना तेल का खाली करता रहे कुआं, या फिर इस लड़ाई को खत्म करे। शेखर जी, जब भी दाम बढ़ रहा है ऑयल का तो अमेरिका ज्यादा कमा रहा है। नंबर 1, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, वो 2.2
डॉलर्स पर गैलन तेल अभी 5 तक पहुंचा, कैलिफोर्निया में 5.5 तक पहुंचा। वहां भी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की मार है, वो ट्रम्प के अगेंस्ट लोग हो रहे हैं। पर रूस भी बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, ये हमको पता होगा शायद। सऊदी जितना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर रूस है, अगर $10 पर बैरल बढ़ता है तेल का प्राइस, तो रूस की जेब में $25 बिलियन आते हैं। और चीन तो ठीक है, चीन तो ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, चीन तो बड़ा ऑयल खपत है उसकी, उसको लैंड रूट से भी जा रहा है तेहरान से। पर आप कह रहे हैं, बात ये है, आप समझिए, जिस टाइप के अटैक कर रहा है, कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया ईरान ने, उसके बदले में आपने इतनी ज्यादा अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, कई आइलैंड्स पे अटैक कर दिया। ईरान ने जवाबी में मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया अमेरिका के। साख अमेरिका की पूरी गल्फ कंट्रीज में, जीसीसी में गिरती जा रही है। अब मैं सऊदी हूं, मैं कुवैत हूं, मैं यूएई हूं, आपको मैंने दिया है, इतना जगह दी है मिलिट्री बेस बनाने को, हम पे ईरान मिसाइल दाग रहा है, कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे समझ नहीं आता अमेरिका क्या गेन कर रहा है, कुछ गेन नहीं कर रहा है। अभी इजराइल वाले साहब तो चले गए हैं, इजराइल ने उनको फंसा दिया इसके अंदर। और कौन सी फाइल थी, ए फाइल, बी फाइल, ई फाइल, जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं ट्रम्प साहब, भागे भागे यहाँ आ गए। 28 फरवरी को बात कर रहे थे ओमान में, ऑस्ट्रिया में, और एकदम अटैक कर दिया। अभी कल परसों भी ऐसी था, बात करते हैं सीज फायर की, अटैक कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आता अमेरिका से क्या अचीव कर पा रहा है। इज्जत, पैसा लूज कर रहा, $25-30 बिलियन डाउन हो गया है। ईरान डाउन हुआ अलग बात है, ईरान का तो कपड़े नहीं है, डाउन हो गया तो कोई बात नहीं। आप तो अमेरिका है भाई, और आप पैसे भी डाउन, इज्जत में डाउन, क्या जी के सामने भी आपका सब खुल, देखो जी, मुट्ठी खुल गई, बंद है तो लाख की, खुल गई तो राख की, खुल गई मुट्ठी उसकी। और रोज बात कर रहा है, और ये आगे बढ़ता जाएगा तो ईरान दूसरा वियतनाम हो जाएगा, दूसरा अफगानिस्तान हो जाएगा। तो क्या कर रहा है ट्रम्प, ये तो हर, और अपनी इलेक्शन तो मिड टर्म में हारेगा नहीं, तो हर प्रेसिडेंट को 4 साल अमेरिका मिलते हैं, पर वो लेम तक प्रेसिडेंट हो जाएगा। उसको हर चीज में कांग्रेस जो है, हाउस सेनेट जो है, उसको बंदिश करेगा, वो नहीं कर पाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन फ्री हैंड चला नहीं पाएगा। तभी वो काम कर रहा है कि उसने मेरे पर अटैक कर दिया, उसने गोलियां चला दी मेरे अगेंस्ट, मार्टिर हूं मैं, तो बड़ा भारी हीरो हूं मैं। तो मुझे समझ नहीं आता, दुनिया तो त्राही बंद कर रही, दुनिया कैसे झेलने को तैयार होगी? ये इसका तरीका एक है। वो क्या तरीका है, यूरोप की 3-4 कंट्रीज, फ्रांस, यूके, जर्मनी, और कोई शायद पाकिस्तान को भी ले लें, कतार को भी ले लें, एक पैरेलल नेगोशिएशन चालू करें। इनको करने दो, यूएसए ईरान को डायरेक्टली करने दो। ईरान तो यूएसए की नेगोशिएशन मानता नहीं, ईरान समझता है ढकोसला कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। और ये कैसे कर रहे हैं नेगोशिएशन, कनपटी बंदूक रख के कर रहे हैं। हम इनसे मानने वाले नहीं इनकी नेगोशिएशन अमेरिका की। और दूसरे जो सीरियस हैं, जो त्राहिमाम कर रहे हैं, वो बीच में आए। नहीं तो कल को आप देख लेना, अगर थोड़ा सा वॉर का टेम्पो बढ़ा, बाबल मांडव बंद हो जाएगा। जब बाबल मांडव, सुएज कैनाल बंद हो जाएगी, तो आप देखना पूरा एशिया का, जो चाइना इतना एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, तो यूरोप भी एक्सपोर्ट करता है, वो सारा ठंडा हो जाएगा। अगर वो ट्रेड इंपैक्ट हो गया, अभी तो ट्रेड क्या इंपैक्ट हुआ है, ऑयल इंपोर्ट, ऑयल बाहर से निकल रहा है गल्फ कंट्री से, और गल्फ कंट्री में खाने पीने का खाद्यान्न जा रहा है, और हीलियम हमको आ रही, हमको फर्टिलाइजर आ रहे हैं गल्फ से, वो हमको तकलीफ हो रही है। और यूरोप को भी बड़ी तकलीफ होगी। जब वो हो जाएगा तो त्राहिमाम बढ़ जाएगा और तकलीफ होगी पूरी वर्ल्ड में। ठीक है दीवान साहब, आपने जिस बात की ओर इशारा किया है, एक जवाब मैं दिनेश जी से भी ले लेता हूं। मैं चर्चा के आखिरी हिस्से में अब जा रहा हूं। दिनेश साहब, जो बात दीवान साहब कह रहे थे, उसमें इजराइल जिस तरीके का देश है, मतलब चारों तरफ तो उसने बाड़ें लगा रखी हैं, उसकी अपनी सीमा जिस तरीके की असुरक्षित है, दुनिया में शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा। अब सवाल इस बात का है कि वो भी अपनी सभ्यता के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरीके की डिटर्मिनेशन के साथ में दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसमें ईरान क्या और अमेरिका क्या, जिसकी बलि लेनी होगी नेतन्याहू ले ही लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसमें, इसके बाद भी आपके हिसाब से वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? क्योंकि अमेरिका का जहां तक मामला है, वो जिस तरीके का देश है, मतलब वो कब पलटेगा पता नहीं। वो तो मुझे लगता है कि शायद ट्रंप की बीवियों का भी कुछ दबाव होगा ट्रंप पर। देखिए अमेरिका को देखिए अरे मैं आ रहा हूं दिनेश जी, मैं एक सेकंड दिनेश जी, मेरा सवाल दिनेश शर्मा जी से। दिनेश है। हाँ देखिए शेखर जी, 2 दिनेश इकट्ठे बुला लेते हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
और बात कर रहे हैं हम अमेरिका और ईरान की। खैर देखिए साहब, ऐसा है कि इजराइल का जहां तक सवाल है, इजराइल के जो मिलिट्री एम है या जो उसकी सोच है वो बहुत क्लियर और क्रिस्टल है। उसके दिलो दिमाग के अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के अंदर है। इजराइल का मेन मुद्दा है कि हमने हर हालत के अंदर ईरान को और ईरान की प्रॉक्सीज को हमने खत्म करना है, ये उनका एम है। वो इन प्रॉक्सीज को और ईरान को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उनके ऊपर ईरान की तरफ से कोई खतरा बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए। ईरान के लिए इजराइल जो है उसके लिए जो है अपने वर्चस्व की, जहां आप कह रहे हैं कि उसको जीवित रहने के लिए उसे दिन प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। और जहां तक मेरा ये मानना है कि इजराइल को कोई चिंता नहीं है कि अमेरिका जो है वो किस प्रकार की नेगोशिएशन करता है ईरान के साथ। उसके वो कंसर्न है कि ईरान परमाणु बम ना बना सके, ईरान जो है लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको वो कैप करे और अपने प्रॉक्सीज को जो है टेम करे। अगर उसके ये एम क्लियर हो जाते हैं तो वो अटैक करना बंद कर देगा। अदरवाइज इस पर ईरान के ऊपर उसके हमले, अभी थोड़ा सा लल पीरियड है, उसके बाद दोबारा शुरू हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है, जिस प्रकार से स्टेटमेंटें आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि आप जो है संयम बरतो, आप हमले मत करो ईरान के ऊपर, अदरवाइज आप अलग थलग पड़ जाओगे। ये सब की सब स्टेटमेंट या नैरेटिव जो है ये दुनिया को दिखाने के लिए होता। अमेरिका किसी भी हालत के अंदर इजराइल को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इजराइल के जरिए ही एक प्रकार से उसका इन्फ्लुएंस जो है गल्फ या मिडिल ईस्ट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के और। 2 सेकंड शेखर जी दीवान साहब बताएं। युद्ध अगर आज भी रुक जाए ना शेखर जी, युद्ध आज भी रुक जाए, इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी 1.5 से 2% डाउन है। देखना आप, ये बताएंगे दिनेश कांत शुक्ला जी। चलिए ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही था। दिनेश जी, मैं आपसे शुक्ला जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप 30 सेकंड में अगर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं तो कर दीजिए। देखिए, इस पूरे गल्फ वार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हमारे गल्फ में जो लोग हैं आए, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कम हुआ। लेकिन मैं देखता हूं आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिलेंगी, तो सारा का सारा डेवलपमेंट इंडियंस के हाथ में होगा और इंडियंस वहां जाएंगे और हमारा फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, इंडिया को लेकर के पॉजिटिव रहना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास आज समय इतना ही था। आज की चर्चा जिस तरीके से चली, जिस तरीके से हमने इजराइल से, ईरान से और अपने एक्सपर्ट से तरह तरह के व्यूज लेने की कोशिश की, उसमें एक बात साफ है, चूंकि हम भारत के लोग हैं, हमने रक्तबीज की कहानी सुनी है कि एक राक्षस था, उसका जितना खून जमीन पर गिरता था उतने नए राक्षस पैदा हो जाते थे। इसी तरीके से जो अमेरिका जहां जहां लड़ता हुआ आया है, उन सारी जगहों पर उसे रक्तबीज का ही सामना करना पड़ा है। जितना वो मारता है उतने से ज्यादा खड़े हो जाते हैं और पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो रक्तबीज जिनको अमेरिका सुखाने चला है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को भी अपनी स्थिति समझनी होगी कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में, युद्ध के मामले में बहुत आगे निकल गया, लेकिन अभी भी उसके पास वो हथियार नहीं बना है जो दरअसल भारत में ऐसे रक्तबीजों से निपटने के लिए बहुत पहले बन चुका है, उसका इस्तेमाल हो चुका है। इजराइल ने जिस बात की ओर इशारा किया, इजरायली जो हमारे साथ में सहयोगी थे, उन्होंने जो बात कही कि भारत को किसी ना किसी मोड़ पर आगे आना होगा, और यह बात दुनिया समझ भी रही है और जानती भी है। यह इशारा बहुत है अपने आप में इस बात को समझने के लिए कि युद्ध कहां जाएगा और कब तक इसको रुकने की जो इसकी स्थिति है, उसमें ये कब आएगा। भारत को अपना जो प्रभाव है वो दिखाना होगा। ये बात भी आज की इस चर्चा में आई है। नमस्कार। I'm just announcing today for the first time that we've been taking out millions of barrels
of oil, millions of barrels. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. अब उसके कारण सारे विश्व में कीमत बढ़ गई है कि सरकार पूरी तरह से फेल कर गई।